नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे डॉक्टर उपासना पांडे जी की कहानी तीसरे क्षण। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए तीसरे क्षण। अरे भैया जी, जरा अपना सामान उस सीट के नीचे रखिए, मुझे भी तो अपना सामान रखना है, कहती हुई मरियम अपना बैग व्यवस्थित करने लगी। आज वह प्रयागराज से दिल्ली वापस जा रही थी। कल उच्च न्यायालय में उसके संबंध विच्छेद के मुकदमे की सुनवाई थी। मरियम अन्य सुनवाई की तरह इस बार भी अगली तारीख लेकर वापस घर लौट रही थी और न्यायालय के लेट लतीफ़ कार्यवाही को मन ही मन कोस रही थी। भाग दौड़ से थकी हुई मरियम जैसे ही व्यवस्थित होकर रेलगाड़ी में बैठी ही थी कि तभी उसकी छोटी बिटिया का कॉल आया। माँ, कैसी हो? तबीयत तो ठीक है? केस में क्या हुआ? वकील ने इस बार कुछ हला भला किया कि नहीं? ऐसे ही कितने प्रश्नों की बौछार रमोला ने एक ही सांस में कर डाली। तब मरियम ने शांत चित्त होकर कहा, बेटा बताती हूँ, पहले थोड़ा सांस तो ले लो। पहले तो मेरी इतनी चिंता ना किया करो, अपना सारा ध्यान पढ़ाई में लगाओ। यहाँ जो भी होगा मैं संभाल लूँगी। और रही केस की बात, तो आज भी पहले की तरह ही आगे की 7 जुलाई की तारीख ही मिली है। कुछ नया नहीं जो तुरंत तुझे बताती। ओह अच्छा माँ, कब तक केस से छुटकारा मिलेगा? कुछ वकील अंकल ने बताया? खींचते हुए रमोला ने पूछा। मरियम ने समझाया कि बेटा, यह अदालत की कार्यवाही है, एक एक केस में वर्षों लगते हैं। अच्छा मोबाइल रखो, घर पहुंचकर आराम से बात करेंगे। छोटी बेटी रमोला से बात करने के बाद मरियम खिड़की से टेक लगाकर बैठ गई। थकान के कारण शीघ्र ही वह स्वप्न में खो गई और अतीत मानो चलचित्र की भांति उसके समक्ष चलने लगा। बात है जब मरियम के विवाह की तैयारी घर में जोर शोर से चल रही थी। विक्की एक प्रख्यात कंपनी में मैनेजर था। परिवार वाले इस रिश्ते से बहुत प्रसन्न थे। मरियम भी एक बार विक्की से मिल चुकी थी। विक्की के व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित थी, अतः उसने विवाह के लिए सहर्ष स्वीकृति भी दे दी। मरियम ने अपने सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए कितने ही स्वप्न भी सजा लिए थे। हंसी खुशी वैवाहिक आयोजन संपन्न हो गया और मरियम अपने नए परिवार में रचने बसने का प्रयास करने लगी। देखते ही देखते विवाह को 10 वर्ष बीत गए और इस अंतराल में उसने 2 फूल सी बच्चियों को जन्म दिया, देवीना और रमोला। मरियम की दोनों पुत्रियां जब विद्यालय जाने लगीं, तब उसे अपने लिए कुछ समय मिलने लगा। वह भौतिक विज्ञान में परास्नातक थी और बीएड भी कर रखा था। अतएव उसने विक्की से विचार विमर्श कर पड़ोस के मकान में बाल विद्यालय खोलने का निश्चय किया। हालांकि विक्की ने साफ साफ कह दिया था कि घर की सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए अपना यह शौक पूरा कर सकती हो तो करो, मुझे ऐतराज नहीं, लेकिन ध्यान रखना, तुम्हारे शौक के कारण घर में किसी भी प्रकार की कमी बर्दाश्त नहीं करूंगा। विक्की की इस बात से मरियम का उत्साह कम नहीं हुआ, अपितु जीवन के इस नए मोड़ को वह जी भर के जीना चाहती थी। विवाह के पश्चात जिस सामाजिक ताने बाने में जो उसका व्यक्तित्व गुम हो गया था, उसे प्रकाश से भर देना चाहती थी। सौभाग्यवश इसमें उसे अपनी पुत्रियों का पूरा साथ और प्रेम मिला। समय के साथ मरियम को अपने लक्ष्य में सफलता मिलने लगी। मरियम के स्नेह और परिश्रम से फर्स्ट स्टेप नर्सरी स्कूल का नाम दूर दूर तक फैल गया। माता पिता इस विद्यालय में नाम लिखवाना श्रेयस्कर व बच्चों के लिए हितकर समझने लगे। मरियम की उपलब्धि पर उसकी पुत्रियां बहुत गर्व करती थीं। यह सब विक्की के अहम को कहीं न कहीं ठेस पहुंचा रहा था। पिछले 10 वर्षों से जिस परिवार का वह सर्वे सर्वा था,
लोग प्रत्येक छोटी बड़ी वस्तुओं के लिए उस पर निर्भर थे। आज मरियम की सफलता व आत्मनिर्भरता उसे प्रतिद्वंदी प्रतीत हो रही थी। उसके दंभ व पौरुष को जो चोट पहुंच रही थी, उसका प्रतिफल विक्की के व्यवहार में परिलक्षित होने लगा। वह मरियम को छोटी छोटी बातों पर झिड़कने लगा, परिवार के प्रति दायित्वों में कमी निकालकर दोषी ठहराने लगा। लेकिन मरियम काम का बोझ समझ इन बातों को अनदेखा कर रही थी। उसका परिश्रम रंग ला रहा था। सड़क पर चलते लोग मरियम को सम्मान देने लगे और विक्की को मरियम के पति के रूप में अधिक पहचानने लगे। यह बात अब विक्की के लिए असहनीय होने लगी। जब विक्की के झिड़कने और क्रोध का मरियम पर प्रभाव नहीं पड़ा, तब उसने साम दाम दंड भेद अपनाने की ठानी। एक रविवार के दिन उसने पिकनिक का प्रोग्राम बनाया। सभी लोग पिकनिक पर प्रसन्नता से गए। जब पुत्रियां खेलने लगीं, तो विक्की बड़े प्यार से मरियम की गोद में सिर रखकर लेट गया। वह भी बालों को सहलाने लगी। आज बहुत समय बाद उसके जीवन में सुखद क्षण आए थे। अवसर पाते ही विक्की बोल उठा, मरियम, जब से तुम अपने स्कूल की झंझट में फंस गई हो, तब से हमें आपस में सुखद समय बिताने का समय ही नहीं मिल रहा। मरियम ने भी सहमति में सिर हिला दिया और कहा, शायद तुम सच बोल रहे हो, परंतु स्कूल मेरे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। मैं वहां जाकर अपने को और अपनी सारी परेशानियों को भूल जाती हूँ। मुझे मेरा जीवन सार्थक लगने लगा है, परंतु मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि इससे मेरे पारिवारिक दायित्वों में कमी ना आए। फिर भी पता नहीं कहाँ और कैसे चूक जाती हूँ। प्रभु यीशु की कृपा से तुम मेरी जिंदगी में हो। देखो, आज तुमने ही ये खुशी के पल हमारे जीवन में भर दिए। थैंक्स डियर। विक्की को समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे स्कूल बंद करवाए कि तभी मरियम की मां का स्वास्थ्य खराब हो गया। वह परेशान हो उठी। मार्च का समय था, परीक्षाएं समाप्त हो गई थीं, बस रिजल्ट देना रह गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि स्कूल का कार्य देखे या बीमार मां को देखने जाए। यद्यपि भाई मां का ध्यान रख रहा था, परंतु वह भी तो एक बेटी है, उसका भी तो कुछ दायित्व है। उसने विक्की को परिस्थिति बताई। विक्की ने कहा, तुम परेशान न हो, जाओ मां को देखो, मैं यहां सब संभाल लूंगा। मरियम हृदय से उसे बहुत धन्यवाद देती हुई अपने भाग्य को सराह रही थी और शीघ्रता से बच्चों को लेकर मां के पास चली गई। सप्ताह के पश्चात मां के स्वास्थ्य में सुधार आ गया। मरियम बच्चों के साथ घर वापस आ रही थी। आखिर अप्रैल से स्कूल में नए सत्र की तैयारी भी तो करनी थी। रेलवे स्टेशन पर ही उसे एक बच्चे के माता पिता मिले। उन्होंने मरियम को देखते ही बड़ी उत्सुकता के साथ पूछा, आपने अपना स्कूल क्यों बंद कर दिया? इतना अच्छा चल रहा था। हमारे बच्चों को आपके संरक्षण की बहुत आवश्यकता थी। यदि कोई समस्या हो तो हमें अपना शुभचिंतक समझकर अवश्य बताइएगा। हमसे जो भी बन पड़ेगा हम सब करेंगे। उनकी बातें सुनकर मरियम स्तब्ध थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या प्रतिक्रिया दे। मन में प्रश्नों का अंबार लग गया। ये ऐसा क्यों कह रहे हैं? आखिर ऐसा क्या हो गया? मरियम सशंकित हो उठी। उनसे इतना ही कह पाई, जी जरूर, कहते ही तेज कदमों से घर की ओर बढ़ी। बच्चियां पूछ रही थीं कि मां, ये अंकल आंटी ऐसे क्यों बोल रहे थे? पर उनकी बातें मानो उसके कानों तक पहुंच ही नहीं रही थी। बस वह किसी तरह शीघ्रता से घर पहुंचना चाहती थी। घर पहुंचते ही सामान एक तरफ रखते हुए बदहवास मरियम ने विक्की से पूछा, अविनाश के माता पिता मिले थे, अपने स्कूल के बारे में ऊट पटांग बातें कह रहे थे। कोई बात हो गई है क्या जी? विक्की निश्चिंत भाव से बोला, अभी तो आई हो, पहले कुछ खा पी लो। बच्चों, तुम थोड़ा आराम कर लो, फिर बात करते हैं। अभी मुझे ऑफिस के काम से जल्दी जाना है। ओके, बाय। मरियम ने सोचा कुछ ऐसी वैसी बात होती तो ये अवश्य बताते, और अविनाश के माता पिता की बातों को अनसुना कर घर के कामकाज में जुट गई। रात किसी तरह आंखों ही आंखों में बीती।
उसे सुबह स्कूल जो जाना था। इधर विक्की का व्यवहार भी कुछ बदला बदला सा लग रहा था। सुबह हुई, मरियम दैनिक कार्यों को निपटाकर स्कूल पहुंची और वहां का हाल देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे चक्कर आया तो पास की दीवार के सहारे जमीन पर बैठ गई और फपक फपक कर रोने लगी। उसने देखा पूरा स्कूल खाली है। वहां की मेज कुर्सियां, फ्रेम, बोर्ड कुछ भी नहीं है। उसके मस्तिष्क में अविनाश के माता पिता की बातें रह रहकर गूंजने लगीं। उसके समक्ष विक्की का विश्वासघात राक्षस की भांति मुंह खोले खड़ा था। मरियम घंटों अचेत सी पड़ी रही। फिर एकाएक वह उठ खड़ी हुई। अपने आंसू पोंछते हुए तत्क्षण अपने आप से सौगंध खाई कि वह टूटेगी नहीं, रोएगी नहीं, गिड़गिड़ाएगी नहीं, अपितु फिर से पैरों पर खड़ी होकर दिखाएगी। अब मरियम के मुख पर अलग ही आभा थी। हृदय में कुछ अलग कर देने का जज्बा था। मरियम ने भाई को फोन लगाया और आप बीती बताई। भाई ने उसे आश्वस्त कर साथ होने का धैर्य बंधाया और बोला, दीदी आप समझदार हो, जो भी करोगी अपने और बच्चों के हित में करोगी। यदि मेरी आवश्यकता हो तो बताओ, मैं अभी आ जाऊं। मरियम ने कहा, नहीं भैया तुम मत आना, जैसा भी होगा मैं बताऊंगी। मरियम ने घर लौटकर विक्की से यह सब करने का कारण जानना चाहा, परंतु वह ऐसा कोई उत्तर नहीं दे पाया जो उसकी करनी को उचित ठहरा सके। अपितु चिकने घड़े की तरह उसने मरियम को घर पर रहकर परिवार देखने और व्यक्तिगत व्यय के लिए मासिक 8-10 हजार अतिरिक्त देने का प्रस्ताव रखा। निसंदेह जिसे मरियम ने ठुकरा दिया। विक्की के विश्वासघात ने उसे अंदर तक साल दिया था। अतः विश्वास की डोर टूटने के बाद साथ रहना दुष्कर कार्य था। फिर भी कुछ निर्णय लेने से पहले पुत्रियों के विचार लेना आवश्यक समझा, क्योंकि इस निर्णय का सीधा प्रभाव उनके जीवन पर पड़ना था। उन बच्चियों ने मां का परिश्रम देखा था, इसलिए मां के निर्णय में साथ दिया और नानी के घर चली गईं। विक्की ने रोकने का प्रयास भी नहीं किया। वह उसे अपनी क्रिया की प्रतिक्रिया मान रहा था। उसने पहले ही स्कूल के सारे सामान बेचकर रुपए अपने पास सुरक्षित कर लिए थे और आश्वस्त था कि जिस समय मरियम को बच्चों की परवरिश का खर्चा व अपनी जरूरतें समझ आएंगी तो उसकी अकड़ निकल जाएगी। अंततः मरियम पहले की तरह उसके संरक्षण में सहज जीवन धारा में वापस चली आएगी। परंतु गहरी चोट खाई मरियम ने विक्की की इस सोच को गलत साबित कर दिया। उसने मायके जाकर विद्यालय में शिक्षिका के लिए आवेदन देकर योग्यता के अनुरूप पद प्राप्त किया। पुत्रियों ने भी मन लगाकर पढ़ाई की। इस कठिन समय में मां की भुजाएं बन गईं। समय गुजरता गया और देखते ही देखते देवीना भौतिक विज्ञान से परास्नातक कर पीएचडी के लिए स्कॉलरशिप लेकर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय चली गई। रमोला दिल्ली विश्वविद्यालय से एमबीए कर रही है। वर्षों पश्चात विक्की का देवीना के पास कॉल आया, बेटा घर आ जाओ, मुझे आपकी आवश्यकता है। देवीना ने उत्तर दिया, पापा सॉरी, जब हमें आपकी जरूरत थी तब आपको नहीं थी। अब हमने आपके बगैर जीना सीख लिया है। मेरी मां हमारे लिए काफी हैं। तभी मरियम के साथ चल रही महिला ने हिलाते हुए कहा, अरे बहन तुम्हारा ध्यान कहाँ है? तुम्हें गाजियाबाद उतरना था ना, अगला स्टेशन ही है। मरियम एकाएक वर्तमान में लौट आई और धन्यवाद देती हुई सामान व्यवस्थित करने लगी। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।